तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर नंबर 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में जितने भी सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं VVI वाला, तो इस वीडियो में लेके आए हैं। और इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोग एक बार देख के आप अच्छी तरीक़े से इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। और इस चैप्टर का जैसा कि नाम है ओ सदा नीरा, तो सदा मतलब क्या होता है हमेशा, ठीक है। बोलते नहीं सदा अभागिन हो, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, तो मतलब हमेशा, सदा मतलब क्या होता है हमेशा, और नीरा मतलब क्या होता है जल, पानी, वाटर, ठीक है। तो सदा नीरा मतलब हमेशा जल रहने वाली जगह को किस, तो इस चैप्टर में जो बोला गया है एक नदी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो उस नदी का नाम है गंडक नदी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा चैप्टर लगभग जाता है किस पर, एक गंडक नदी के ऊपर ही जाता है। तो उसके ही बारे में बताया गया है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो चलिए सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है, यानी कि बाढ़ आने का वहाँ क्या कारण है। तो उत्तर में देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, चंपारण एक जगह का नाम है, पहले बता दिए हैं, ठीक है। जो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का क्या कारण है, तो कारण है, तो इसका उत्तर में लिखना है क्या, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का प्रचंडता बढ़ने का वहाँ मध्य युग से ही, कौन से युग से, मध्य युग से ही मुगलों के आगमन के साथ ही जंगलों को बेरहमी से काटने का, ठीक है, जंगलों को बेरहमी से काटने का काटना जंगलों को यानी कि सबसे पहले तो आप यह समझिए कि वहाँ मध्य युग से ही जंगलों को काट रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जंगल एक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जीने के लिए एक सहारा है। अगर अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा धूप हो रहे हैं, उसके कारण है, साफ कारण है कि जंगलों को बेरहमी से काटना। तो पेड़ होने से बहुत चीज़ों की फ़ायदा होते हैं, जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि बेरहमी से जंगलों को काटना, जंगल वृक्ष से भरे हुए होते हैं, ठीक है, जंगल वृक्षों से भरे हुए होते हैं। वृक्ष जल के बहाव को रोकता है, अगर जंगल वृक्ष से भरे हुए होंगे तो वहाँ से अगर नदी गुजरेंगे तो नदी का पानी को भी बहाव को रोकते हैं। वृक्ष नदियों जल की धारा की गति को भी नियंत्रण करते हैं, यानी कि धारा को भी मोड़ने का काम करते हैं, उसको धीरे भी करते हैं। जब नदियों की जल राशि ठीक है, जब नदियों की वृक्ष से ज़्यादा जो पेड़ पौधा है उससे अगर ज़्यादा पानी की बहाव हो तो पेड़ पौधा तो मिट जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि पेड़ पौधा थोड़ा कम काटा करो, ताकि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी भी देखा पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान हुआ। तो इसमें बोला जा रहा है जल राशि उसकी सीमा से अधिक हो जाती है तब बाढ़ आते हैं। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि चंपारण क्षेत्र है, वहाँ पर पहले से ही पेड़ काटते थे, कौन, मुगल आगमन के साथ ही पेड़ काटे जाते थे। तो उसके कारण वहाँ का जैसा कि जानते हैं पेड़ बहुत ही चीज़ों को रोकते हैं, जैसे कि उसका जड़ें मजबूत होती है, वहाँ का पानी सोख लेते हैं, ठीक है, पानी भी सोख लेती है वृक्ष, पानी जड़ों से सोख लेती है, और जड़ से अगर पानी जाते हैं तो उसको भी काटने नहीं देते हैं, नदी धारा को भी मोड़ते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसके कारण, और पेड़ काट चुके थे पहले तो वहाँ पर बाढ़ आ गए, बस यही कारण है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें जो मैं समझाऊँ। और चलिए 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में बोला जा रहा है क्या, ऐतिहासिक की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। तो उत्तर में लिखना है कीमियाई प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पारे को सोने में बदलते हैं। पारा क्या है, एक धातु है, उसको सोने में बदला जाता है। फिर पारे को कुछ विलोपनों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। विलोपन मतलब उल्टा, ठीक है, किया जाता है। पाठ संदर्भ में लेखक कहना चाहता है कि जिस प्रकार पारा जब कुछ विलोपनों के साथ गर्म करके एक दूसरे प्रकार का पदार्थ बन जाता है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण से आई 10वीं, ठीक है, 10वीं संस्कृत और रसभव यहाँ आकर संस्कृत में घुस मिल गया तथा एक मिश्रित संस्कृति का रूप लेकर एक नया आकार ले बैठी। यह ऐतिहासिक की कमी है, ठीक है, किसकी कमी है, ऐतिहासिक की कमी है, तो कीमियाई है, ठीक है। तो ही है इसमें। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
चलिए 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में साफ साफ बोला जा रहा है क्या, धांगर। धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो यह अरब भाषा यानी ठीक है अरब भाषा का शब्द, धांगर एक अरब भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भारे। ठीक है, भारे का मजदूर। यहाँ धांगर एक आदिवासी जाति भी इसके नील है। ठीक है, नील है। अंग्रेज मजदूर को भी नील की खेती करने हेतु 18वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार के छोटा सा नागपुर पठार से यहाँ चंपारण लाए जाते थे। यानी पठार क्षेत्र से, मतलब नागपुर से कहाँ लेके आए थे, चंपारण। कौन से मजदूर को। ठीक है, तो इसलिए ना धांगर शब्द यूज किया गया इसमें, छोटी जाति को। ठीक है, ले आते थे। और अरब मुंडा। ठीक है, अरब मुंडा धांगर जाति, आदिवासी जाति, अरब मुंडा, लोहार। ठीक है, लोहार इत्यादि के ऐतिहासिक यानी कि लोहार का भी वंशज है, पर ये अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार नहीं थे। धांगर जाति का अर्थ होता है कि मतलब छोटे जात, सतार हो गया और मुसहर हो गया, जैसे कि छोटे जात समझते हैं आप, ऋषि। व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति मिश्रित अरब भाषा भी ही शब्द है। जो व्यक्ति बोलते हैं ना, व्यक्ति भी एक अरब शब्द की ही भाषा है, बात है। अरब या अरब होता है यार, अरब होना चाहिए ना, वैसे सऊदी अरब ऐसे बोल सकते हैं, अब पता नहीं, मुझे भी याद नहीं होता। ठीक है, अरब भाषा के ही शब्द हैं करते हैं। और निबंधकार। ठीक है, निबंधकार के अनुसार धांगर का सामाजिक जीवन बेहद उल्सा। ठीक है, उल्सा संपूर्ण है। इस जाति के नर नारी संध्या के समय ठीक है मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्यों का आयोजन भी करते हैं। तो बस ऐसे ही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा रहा है। मतलब कि धांगर शब्द एक अरब भाषा का शब्द है, और इसमें मजदूरों को, छोटे मजदूरों को नागपुर से कहाँ लेके जाते थे, चंपारण। बस यही कौन सी सदी में, 18वीं सदी में। बस आप आगे बना के लिख सकते हैं। ठीक है, यही सब है, ज़्यादा इसमें है नहीं। और इसमें एक किसका भी बात किया गया है, लोहार का। वो भी अपने छोटे जाति में मानने के लिए तैयार नहीं थे। चलिए 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 5 नंबर में बोला क्या, थारू। ठीक, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। थारुओं की कला की परिचय पाठ के आधार पर परिचय दे। तो इसका उत्तर लिखना क्या, थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है, जिसका पात्रा में ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखा जाता है। वह सीखों से बनाया जाता है। इसकी कई रंगों के द्वारा डिजाइन बनाई जाती है। सीख। ठीक है, सीख की रंग बिरंग और टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगी होती है। दीपक को जो प्रकाश बिखरता है वह उसकी आकृति भी कलापूर्ण होती है। शिकारी किसान के काम के लिए जो पदार्थ ठीक है मुंज के बनाए जाते हैं, यानी कि बुन। ठीक है, जो बनाते हैं, टोकरी बुनते हैं, हम लोग यहाँ टोकरी बुनते हैं। उसी तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब जैसे कि अपने हाथ का कला से रंग बिरंग का चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि एक बोलते हैं जो लालटेन रखते हैं, तो उसका एक ही धारा में, एक ही डायरेक्शन में उसको रोशनी को लेके जाना, मतलब इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बनाए जाते हैं। वहाँ सौंदर्य की और उपयोगिता का विलक्षण मिश्रण रहता है। उनके यहाँ ठीक है, नववधु जब प्रथम बार खेत पर खाना लेकर अपने पति के पास जाती है, उस समय का दृश्य बड़ा ही कलात्मक होता है। वहाँ अपने मस्तक पर एक पीरा रखती है, जिसमें 3 लटें और वेनियों की भांति लटकती है। बस, और थोड़ा सा है, रहती है। प्रत्येक लट पर धवल। ठीक है, धवल सिपों और एक बीच विशेष सफ़ेद दाने पिरोए। ठीक है, पिरोए रहते हैं। और पीढ़े के ठीक है पीठे
पीढ़े के ऊपर सीख कलापूर्ण और टोकरी के भोजन रखता है और टोकरी को दोनों हाथों से संभालना जाता है। लाल भारी, ठीक है, लाज भारी सुहाग भरी धीरे धीरे खेत की ओर भग जाती है और सीप और की बेनिए की जंगल में, मतलब ये सब कुछ है। और प्रीतम, ठीक है, प्रीतम को, ठीक है, कलेवा का कराने का जाती है। मतलब ज़्यादा इसमें ओल झोल लिख दिया है, ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा कुछ इसमें लिख दिया है। लेकिन इसमें साफ साफ ऐसे साफ साफ लिख सकते हैं कि उसका अर्थ ही होता है कि रंग बिरंग टोकरी बुनना और एक ही बहुत काम आते हैं। दाने के बीज रखने के, खाने रखने का भी चीज़ में आते काम आते। बस यही सब कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ ज़्यादा बताऊँगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अंग्रेज नील के किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। अंग्रेज नील, ठीक है, नील जो बोलते थे उस किसानों पर क्या अत्याचार करते हैं उसके बारे में लिखना है। तो अंग्रेज द्वारा, ठीक है, अंग्रेज द्वारा अमानवीय अत्याचार वहाँ के मजदूरों और किसानों पर किए गए थे। किसानों को वहाँ का किसानों को बेबस किया जाता था और कि वे नील की खेती करें। वहाँ का किसानों को, जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ का किसान बेबस किया जाता था ज़बरदस्ती कि तुम नील की खेती करो। और प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा की खेती करना प्रत्येक किसान हेतु, मतलब किसान का जरूरी था, यानी 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील होनी ही चाहिए, तो अनिवार्य था। यहाँ वहाँ तक, ठीक है, 3 कठिया, यहाँ वहाँ 3 कठिया प्रथा कहीं जाती थी। जिसका भूमि पर यह नील की खेती होती थी उसकी उर्वरा, ठीक है, उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी। मतलब आपको समझ में नहीं आया, जिस खेत में नील की खेती होती थी तो उस खेत में जो उर्वरक होते हैं, जो खाद होते हैं, तो नष्ट हो जाते थे। तो किसान बोने नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती मतलब बोने की ऑर्डर देते थे। चलिए, और बोला जा रहा है कि नष्ट हो जाती थी, भूमि बंजर हो जाती थी। जब केमिकल रंग का बाजार में आ गए तो नील उगाना बंद हो गया। इस पर किसानों की 3 कठिया से मुक्ति पाए हेतु भारी रकम अंग्रेजों को देनी पड़ती थी। और जिस मार्ग पर साहब की सवारी जाती थी उस पर भारतीयवासी अपने पशु तक नहीं ले जा सकते थे। साहब ने यहाँ जो भी कार्यक्रम को उसका सारा व्यय किसानों को ही उठाना पड़ता है। यह व्यय मतलब कर्जा, ठीक है, मात्र एक झलक भर है उसके अमानुषी अत्याचार बड़े, ठीक है, बर्गर होते थे। तो बस यही सब था। चलिए 6 नंबर देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, गंगा, ठीक, गंगा पर पुल बनाने के अंग्रेजों ने क्या दिलचस्पी नहीं थी। गंगा पर पुल बनाने के अंग्रेज की क्या दिलचस्पी नहीं थी, तो नहीं ली, ठीक है। तो गंगा पर बिहार का दक्षिण क्षेत्र था, वहाँ अपेक्षाकृत अधिक जागृति थी। साथ ही वहाँ अंग्रेज के प्रति एक बगावत भी पनप रही थी। यदि गंगा पर पुल बना जाता तो स्थितियों को भी संभालना मुश्किल हो जाता। आने वाले पूरी, ठीक है, सामने आने की पूरी संभावना थी। चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा अमानुषिक के अत्याचारों हो रहे थे। यदि यह पुल बन जाता तो इन अत्याचारों की गंज बिहार के शेष भाग में से फट सकती थी और एक बगावत का रूप ले लेता। दोनों और की आवागमन, ठीक है, आवागमन प्रभान, ठीक है, प्रारंभ हो जाता और दक्षिण का बागी, ठीक है, बागी ईश्वर चंपारण के अत्याचारों का रक्षण बन जाता। मतलब अगर पुल बन जाता तो वहाँ का लोग बहुत ही तेज था, अंग्रेजों का जीना हराम कर देता था। कहाँ का, तो चंपारण का, ठीक है। ये गंगा में पुल बनाने के बाद चल रहे थे। चलिए, और बोला जाए चंपारण में शिक्षा का व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया।
तो चंपारण में व्यवस्था गांधी जी ने शिक्षा के लिए क्या क्या किया। उत्तर में लिखना है कि गांधी जी चंपारण में कृषकों का मजदूरों की समस्याओं को दूर करने ही आए थे। वहाँ की ठीक है दुखद स्थितियाँ देखकर, अत्याचार देखकर उन्होंने निश्चय लिया, ठीक है, निर्णय लिया कि जब तक सामग्री बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में से ही काम नहीं चलेगी। थोड़े समय बाद उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय और स्थापित किए और बरहरवा, मधुबन और भित्तिहरवा और तीनों स्थान पर निष्ठावान कार्यकर्ता तैनात किए गए थे। कार्यकर्ताओं के गुजरात और महाराष्ट्र से आए थे और बरहरवा विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर की बनवजी खोखले और उसकी विदेशी पत्नी अवंतीबाई गोखले ने संभाला। इन विद्यालयों का क्या आदर्श था, इसका अंदाज गांधी जी के उस पत्र के चलता है कि जो उन्होंने चंपारण के कलेक्टर को लिया। वर्तमान शिक्षा यही सब है और काफ़ी सहयोग दिया। सबसे पहले गांधी जी ने वहाँ का जो समस्या देखा, सबसे पहले उसने पढ़ाने का सोचा। जब तक शिक्षा कंप्लीट नहीं होगा तब तक कुछ यहाँ से मुक्ति नहीं पाएंगे। बस इतना ही है, आप थोड़ा सा बना चढ़ा के लिख देंगे, ज़्यादा मैं बताऊँगा। इसमें एक से एक बात लिखा गया, जो नहीं चलता है वो भी दे दिया है, बचाने की चेष्टा करूँगा, ठीक है। बस यही सब है। तो कितना तक बताइए, चैप्टर नंबर 7 तक। तो रणनीति थी चैप्टर नंबर 7 तक और 7 नंबर तक, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इससे आगे का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।